क्या पढ़ रहे थे भैया हम लोग? तो ज्योग्राफी में मैप वाली जो चीज़ें हैं वो आप लोग थोड़ा देखिएगा, मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। नीचे का भी थोड़ा सा क्या हो गया था, कहाँ तक हमने हिमालय देखा था ना। हिमालय से खूब क्वेश्चन आते हैं। एक तो विशेषता है वो भारत की, इस वजह से भी, और दूसरा हिमालय सभी को आकर्षित करता है, इसलिए भी एक तरह का ज्योग्राफी में आकर्षण है हिमालय, और पूरा डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है, तो इसलिए वहाँ से खूब प्रश्न आते हैं। नीचे में आइए थोड़ा सा, जब हम मैदानों में आते हैं तो कुछ पठार हैं, कुछ पर्वतमालाएं हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के हिसाब से तो मध्य प्रदेश ही हो जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके बाद प्रायद्वीप कहते हैं हम लोग, पेनिनसुलर इंडिया। नर्मदा को बड़ा विभाजन माना जाता है, उसके उस पार दक्षिण की तरफ सतपुड़ा और इधर विंध्याचल पर्वतमाला। तो विंध्याचल आपको बिहार यूपी की सीमा से लेकर के पूरा राजस्थान तक एक लंबा श्रृंखला में फैला हुआ विंध्याचल मिलेगा। और विंध्याचल कुछ नदियों को दक्षिण की ओर नहीं जाने देता, सारी नदियों को उत्तर की ओर मोड़ देता है। इसलिए चंबल और उसकी सहायक नदियां उत्तर की ओर चलती हैं, क्योंकि विंध्याचल ऊंचा स्थान है ना, तो वो ढलान को उधर की तरफ कर देते। तो विंध्याचल की वजह से वो उत्तर की ओर बहती हैं और यमुना में जाके मिलती हैं, यमुना की सहायक नदी बन जाती है, तो गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट हो जाती है। गेंजेस रिवर सिस्टम गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा हो जाती है। तो मध्य प्रदेश गंगा नदी प्रणाली को रिप्रेजेंट करता है। तो एमपीपीएससी के हिसाब से भी इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ, और उधर अमरकंटक मैकाल पर्वत, उधर जो पर्वतमाला है मैकाल पर्वतमाला। मैकाल, सतपुड़ा और विंध्याचल, इनके बीच में आपको महादेव और ये पर्वतमालाएं मिलेंगी। महादेव पर्वत, सातमाला महादेव, और वो मैकाल छत्तीसगढ़ की तरफ जाते हुए मैकाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मैकाल। तो मैकल जो श्रेणी है वहीं से अमरकंटक एक उच्च भूमि है। रेडियल रिवर सिस्टम जिसको कहते हैं, रेडियल जो होता है कि पहाड़ के दोनों तरफ से नदियां निकलती हैं। तो एक तरफ से नर्मदा निकलती है, इस तरफ पश्चिम की ओर बहती है, और उत्तर की ओर बहने वाली सोन नदी। तो रेडियल ओरिजिन है, ऐसे ओरिजिन को रेडियल ओरिजिन कहते हैं। अमरकंटक, तो जब अमरकंटक में आप बात करते हैं तो अमरकंटक अचानक मार्ग का बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पे पड़ता है। अमरकंटक अचानक मार्ग का बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश भी कवर करता है, छत्तीसगढ़ भी। थोड़ा आगे जाएंगे तो उधर फिर आपको
और भी इंद्रावती और वो नदियां छत्तीसगढ़ की मिलेंगी। पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां नर्मदा और ताप्ती, कारण सतपुड़ा हो जाएगा ना, और प्रायद्वीप का ऊंचा होना, तो वो आपको पश्चिम की ओर नदी, बहुत कम नदियां बहती पश्चिम की ओर, क्योंकि दक्षिण में भी जाएंगे तो पूरा वेस्टर्न घाट लंबाई में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है उससे पहले वेस्टर्न घाट पड़ता है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। कोस्ट होता है वो अलग चीज है, कोस्ट तो बिल्कुल किनारे, समुद्र का किनारा, लेकिन उससे पहले घाट पड़ता है, काफी ऊंचाई है वेस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट की ऊंचाई कम है, वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ज्यादा है। कोस्टल एरिया देखेंगे तो गुजरात से ही शुरू हो जाता है, कोस्टल एरिया तो गुजरात से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहले कोस्टल एरिया अगर आप कवर करना चाहें तो पहले कोस्टल करा देते हैं, तो फिर वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वहां पर कच्छ के वहां से कोस्टल एरिया गुजरात का मिलेगा। फिर आएगा कोंकण तट, कोंकण कोस्टल एरिया, कोंकण, गोवा महाराष्ट्र का बहुत सारा हिस्सा कोंकण में चला जाएगा। और नीचे वाला मालाबार, मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। तो जब घाट की बात आएगी तब थोड़ा और इधर शिफ्ट होंगे, केरला को इधर से पढ़ना शुरू करेंगे। अभी कोस्ट में, कोस्टल एरिया में केवल समुद्र के किनारे वाला मालाबार कोस्ट, कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा और केरला। तो इधर का कोस्टल एरिया आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। कन्याकुमारी में जाकर के मलाबार खत्म होता है। कन्याकुमारी दोनों को जोड़ता है, कन्याकुमारी ईस्टर्न कोस्ट को भी और वेस्टर्न कोस्ट को भी। तो मलाबार कोस्ट भी वहीं जाके खत्म हो रहा। देखा जाए तो वेस्टर्न घाट की जब हम बात करेंगे तो अभी बात करते हैं। तो कन्याकुमारी ईस्टर्न कोस्ट में आपका कोस्ट वहां से शुरू हो जाएगा, सुंदरबन के वहां से, वेस्ट बंगाल। सुंदरबन का बहुत बड़ा डेल्टा जो बांग्लादेश के बीच में और इंडिया के वेस्ट बंगाल के बीच में शेयर होता है, सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा में से आता है। अमेज़न और जो अफ्रीका की नदी है जायरे, क्या नाम था जायरे का, जायरे किसको कहते हैं, कौन सी नदी को कहते हैं अफ्रीका की? कॉन्गो, यस। तो अमेज़न और कॉन्गो के बाद में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, बहुत बड़ा डेल्टा, ह्यूज डेल्टा। सुंदरबन चारों चीज है, नेशनल पार्क भी है, रामसर साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सब कुछ है सुंदरबन।
रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरी के ट्री, बताया था ना सब चीजें, जबरदस्त। तो वहां से उड़ीसा में होते हुए बहुत सुंदर तट है, पुरी के पास, बहुत ही सुंदर तट, चिलिका लेक। तो यहां आपको चिलिका, भीतरकनिका, ये सब पढ़ना है। ओलिव रिडले टर्टल, ओलिव रिडले टर्टल, और लॉन्गेस्ट टाइडल रेंज के लिए जाना जाता है। लॉन्गेस्ट टाइडल रेंज, दुनिया की लॉन्गेस्ट टाइडल, हाईएस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट टाइडल रेंज उत्कल कोस्ट कहते हैं उसको, कोस्ट को बोलते हैं उत्कल कोस्ट। वो तो सुंदरबन हो गया, इधर उत्कल कोस्ट, चिलिका झील तक उत्कल कोस्ट। और चिलिका लेक से लेकर के नीचे पुलिकट लेक तक, चिलिका लेक से पुलिकट लेक तक, इसको उत्तरी सिरकार टेस्ट, उत्तरी सिरकार, नॉर्दर्न सिरकार, SIRCAR, नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट। सीमांध्र भी कहते हैं इसको, कोस्टल आंध्रा, कोस्टल आंध्रा, पुलिकट झील। ये जो पुलिकट लेक है ये बाउंड्री है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की, पुलिकट लेक। पुलिकट झील से लेके नीचे रामेश्वरम तक, पुलिकट झील जो आपको दिख रही है वहां से लेके रामेश्वरम तक, कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट समझ में आ गया आपको, उत्कल कोस्ट, सुंदरबन डेल्टा, उत्कल कोस्ट, सीमांध्रा यानी कि नॉर्दर्न सिरकार तट, देन कोरोमंडल कोस्ट। पुराना जो चोल मंडलम था ना, वो चोल चेर पांड्य वाला जो चोल मंडलम था उसका कोरोमंडल, वो वाला कोरोमंडल, चोल मंडलम से कोरोमंडल बना, कोरोमंडल कोस्ट। तो आपको बंदरगाहों की लिस्ट जो है वो यहां तैयार करनी पड़ेगी। तो कौन सा कोरोमंडल में आता है, कौन सा उत्कल में आता है, तो विशाखापट्टनम कहाँ आ रहा है, तो ये सब चीजें आपको देखनी। सीमांध्रा में कौन है, ठीक है। कन्याकुमारी तक जाके मिल जाता है। तो कन्याकुमारी दोनों का जंक्शन है, दोनों को मिलाता है, ईस्टर्न को भी और वेस्टर्न को भी। तो कोस्टल एरिया समझ में आ गया। बड़ा कोस्टल एरिया हमारा अंडमान निकोबार में भी है, केवल यही कोस्टल एरिया नहीं है, अंडमान निकोबार अपने आप में। तो जब हम आइलैंड भी आप लोग कर लीजिएगा, इंडिया के बड़े आइलैंड जो हैं खास करके, वहाँ पर भी बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ पे भी नेशनल पार्क है, 4-5 नेशनल पार्क हैं अंडमान निकोबार में। लेकिन लास्ट का जो नीचे वाला जो ग्रेट निकोबार है सबसे आखिरी में, अंडमान निकोबार में भी जो सबसे आखिरी में ग्रेट निकोबार है, वो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। मेनलैंड से तो ये उधर से जुड़ा है, सुमात्रा द्वीप से, और इधर नॉर्दर्न में म्यांमार से, म्यांमार के पर्वतमाला का अंश है। लेकिन अंग्रेजों का कब्जा था, तो ब्रिटिश टेरिटरी होने की वजह से इंडिया को मिला अंडमान निकोबार। ब्रिटिशर्स का कब्जा था और उन्होंने अंडमान में जेल भी बनाई हुई थी,
पोर्ट ब्लेयर में, सेल्यूलर जेल, काला पानी बोलते थे। तो इस वजह से हमको विरासत में मिला। 3 द्वीपों के नाम बदल दिए हैं अभी अभी, स्वराज द्वीप, नेताजी द्वीप, यानी कि सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की लड़ाई करते करते यहाँ तक पहुँच गए थे। 1944 में यहाँ तक सुभाष चंद्र बोस पहुँचे थे, इसलिए उसका नाम स्वराज द्वीप। तो सर्च करिएगा, स्वराज द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये आइलैंड अंडमान निकोबार में उसके पहले जो आइलैंड के नाम थे वो अब बदल दिए गए, नाम बदल दिए हैं। तो ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। नया नाम है स्वराज द्वीप। तो पुराने नाम क्या थे, उसके क्या नाम रखे गए हैं, ये थोड़ा सा एक प्रश्न है, तो सर्च करिए। तो अंडमान निकोबार की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज्योग्राफी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी। ठीक है। और बिल्कुल आखिरी में आपको मिलेगा ज्वालामुखी, वोल्केनिक आइलैंड। क्या नाम है? बेरन आइलैंड। बेरन आइलैंड। तो जब जब ये जागता है, जब जब इसमें इरप्शन होता है, तब तब खबरें बनती हैं और क्वेश्चन भी बनते हैं। डोरमेंट रहता है लेकिन जागता रहता है। तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में आपको यही मिलेगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बेरन द्वीप, बेरन आइलैंड, ज्वालामुखी। कोरल्स काफी हैं यहाँ पर, मैंग्रोव्स हैं, कोरल्स हैं। ट्राइब्स पढ़नी है, ओंगे, जरावा, सेंटिनेलीज, ग्रेट अंडमानी, शॉम्पेन, सब 50-50, 100-100 के आसपास लोग बचे हैं। और जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाएगा, ऐसी संख्या को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। बहुत कम संख्या है, मामूली सा परिवर्तन पूरी तरह से एक्सटिंक्शन की तरफ जा सकता है। लक्षद्वीप में आपने अगत्ती, कावारत्ती, ये सब आप देखते हो, इंपॉर्टेंट द्वीप हैं, खबरों में रहते हैं। अगत्ती एनजीटी की वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पेड़ काटने से मना किया था, तो इस वजह से खबरों में था अगत्ती। कावारत्ती एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। तो लक्षद्वीप के इंपॉर्टेंट द्वीप पढ़िए। कोरल रीफ्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो लक्षद्वीप एक अच्छा एग्जाम्पल है। लक्काद्वीप, मिनिकॉय, बिल्कुल आखिरी में आपको लक्षद्वीप के आखिरी में मिलेगा मिनिकॉय। दमन दीव और नागर हवेली को तो वो तो जोड़ दिया है, एक साथ कर दिया है, पहले अलग था। तो गुजरात के बिल्कुल अंदर लगे हुए हैं, तो एक तरह से गुजरात में ही है। तो जो भी लोग सोमनाथ जाते हैं, जो लोग समुद्र के किनारे यात्राओं पे जाते हैं, तो वो इनकी यात्रा भी करते हैं अधिकांश लोग। तो टूरिज्म के लिए जानी जाने वाली। खैर, तो द्वीप से संबंधित और भी छोटे छोटे द्वीप हैं, बहुत सारे हैं जिनको पढ़ना चाहिए। पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप का भी काफी इंपॉर्टेंस है। रामेश्वरम के वहाँ धनुषकोडी, जो आखिरी जगह है भारत की साउथ में। इंदिरा पॉइंट है उधर, तो ऊपर बताया था इंदिरा कॉल ऊपर, और इधर इंदिरा पॉइंट। तो साउथ में जाए धनुषकोडी। अब तो यहाँ जो वो सिस्मिक वो साइक्लोन आया था, उसके बाद से खाली है, वहाँ कोई है नहीं ज़्यादा। धनुषकोडी, पम्बन द्वीप, पम्बन आइलैंड। तो पढ़िएगा आइलैंड के बारे में, और भी देखेंगे तो और भी हैं इंपॉर्टेंट आइलैंड छोटे छोटे भारत के चारों तरफ। लेकिन ये मैंने आपको बड़े वाली जो चीज़ है, कोस्टल एरिया है, इसलिए क्योंकि ये कोस्ट है, तो हमारा कोस्टल एरिया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी रिच है ऑयल एंड गैस के माध्यम से।
ठीक है। ऑयल एंड गैस के माध्यम से वहाँ पुलिकट के वहाँ जा करके देखोगे तो वो जो इलाका है पूरा कृष्णा गोदावरी का बेसिन है, इसलिए उसको केजी बेसिन कहते हैं। कृष्णा गोदावरी दोनों वहीं, जैसे सुंदरबन में है गंगा का बेसिन बोलते हैं हम लोग, वैसे वो तो गंगा वहाँ आकर के हुगली में टूट जाती है, इसलिए उसको ट्रिब्यूटरी के बजाय हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो हुगली उसी की ब्रांच है गंगा की, वो सब अपना डेल्टा बनाती हैं। ठीक वैसा ही डेल्टा इधर बनता है नीचे, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा ऑयल एंड गैस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। तो कोस्टल एरिया में ऑयल एंड गैस एंड फिशरीज, आप जब रामेश्वरम के वहां देखोगे तो रामेश्वरम, कन्याकुमारी, ये पूरा जो टर्न होकर के आता है तो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और स्पेशली वो जाना जाता है किसके लिए? पर्ल कल्चर, ऑयस्टर कल्चर, पर्ल कल्चर के लिए जाना जाता है, मोती निर्माण के लिए। दुनिया के सबसे अच्छे मोतियों का निर्माण वहीं होता है, मंडपम, रामेश्वरम, मन्नार की खाड़ी में अच्छे ऑयस्टर मिलते हैं, समुद्री सी ऑयस्टर, पिंक टाडा वल्गेरिस, लिंगा पर्ल, जो सबसे बेस्ट पर्ल होता है लिंगा पर्ल, जोलॉजिकल नेम है उसका पिंक टाडा वल्गेरिस ऑयस्टर का। तो ये आपको वहीं मिलेंगे। तो कोस्टल एरिया समझ में आ रहा है ना? फिशरीज, ऑफशोर फिशरीज, डीप सी फिशरीज, तो कोस्टल फिशरीज बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रेकिश वाटर फिशरीज, ये कई तरह से नाम से जाना जाता है। समुद्र में जो होता है उसको फिशरीज जनरली नहीं कहते, क्योंकि रेयरिंग नहीं करते आप समुद्र में, तो आप पालन नहीं करते, उसको फिशिंग कहते हैं, उसको फिशिंग कहते हैं। फिशरीज जब बोलते हैं इसका मतलब मछली पालन करना और फिर निकालना, और केवल समुद्र से मछली पकड़ करके लाना उसको बोलेंगे फिशिंग। मत्स्य पालन और मत्स्यन दोनों में अंतर है। हिंदी में जब बोलते हैं मत्स्यन, मत्स्ययन, दो यह लगता है, तो मत्स्ययन का मतलब होता है फिशिंग करना, जाल डालना है बस। नदी में भी आप जाल डालते हो और मछली पकड़ते हो तो आप फिशरीज नहीं कर रहे, फिशिंग कर रहे। तो फिशिंग और फिशरीज में अंतर समझ में आ गया ना? फिश कल्चर, फिशरीज मतलब फिश कल्चर, उसको कल्चर करना, पालन करना, खेत बनाना, उसके सीड्स यानी कि उसके अंडों को ट्रांसफर करना, जब वो बड़ी साइज हो जाए तो फिर बड़े पौंड में जाके ट्रांसफर करना, तो उसको बोलते हैं फिश कल्चर। तो समुद्र में भी फिश कल्चर होता है, लेकिन वो फिश कल्चर किनारे पे होता है, कोस्टल। ऑफशोर में जाकर के तो आप फिशिंग ही कर पाओगे, वहां तो केजेस नहीं बना पाओगे। तो यहां तो केजेस बना के रखते हैं, पिंजरे होते हैं, पिंजरों को डाल दिया जाता है, उसके अंदर फिश होती है, उस पिंजरे से बाहर नहीं जा पाती। पानी तो उसको मिलता रहता है, लेकिन वो पिंजरों से बाहर नहीं जा पाती। नहीं तो समुद्र में तो आपके खेत की फिश निकल करके उधर चली जाएगी, वो हार्वेस्ट कर लेगा, ठीक है। और तमाम कोस्टल एरिया जो है वो फिश पे डिपेंड करता है फूड के लिए। 95% फूड जो है उनका फिश है कोस्टल एरिया में। क्योंकि कोस्टल एरिया में एग्रीकल्चर तो है नहीं ना, ज्यादा से ज्यादा वो चावल पैदा कर लेते हैं, तो चावल और फिश सबसे ज्यादा खाते हैं। इस तरह का एग्रीकल्चर नहीं, या फिर होते हैं तो ड्राई फ्रूट, मसाले, इलायची, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो अगर आप वहां का नेचर समझने की कोशिश करोगे तो फिर क्वेश्चन किसी न किसी तरह से क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कोस्टल एरिया आ गया। फिर इधर आ जाइए जरा, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट काफी लंबा है, फिर अगेन कोंकण और वही सबसे गोवा के यहीं से जाकर के पूरा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं नीलगिरी में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का बड़ा इंपॉर्टेंस है, काफी बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व।
और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों में फैला हुआ है। केरल तो है ही, कर्नाटक भी आके जुड़ रहा है और तमिलनाडु भी आके जुड़। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों जिस जगह पर मिलते हैं वो हिस्सा कहलाता है नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी हिल्स काफी बड़ी हिल्स है, वेस्टर्न घाट की हिल्स है। किसकी हिल्स है? वेस्टर्न घाट की। चीजें समझ में आ रही? बहुत सारे नेशनल पार्क इसके आसपास हैं। नीलगिरी खुद नेशनल, सत्यमंगलम ऊपर जाएंगे तो यूपीएससी ने पूछा था, सत्यमंगलम ऊपर बांदीपुर तक चला जाएगा। नागरहोल नेशनल पार्क बांदीपुर तक काफी बड़ा हिस्सा है नीलगिरी का। बायोस्फीयर रिजर्व में 5 या 6 नेशनल पार्क आते हैं, 6 नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। लॉ एंड टेल्ड मैकॉक, उधर साइलेंट वैली में भी है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में। दोदा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी, दोदा बेट्टा दक्षिण की भी और खास करके नीलगिरी की। ठीक है, धार्मिक स्थान भी है, टूरिज्म भी है। इधर ऊटी पड़ेगा ऊपर की तरफ, उटक मंडलम ऊटी। टाइगर कॉमन है अधिकांश में। टाइगर, हाथी तो लगभग इंडिया में लगभग सभी नेशनल पार्क में कॉमन, क्योंकि टाइगर रिजर्व भी बने हुए हैं। तो एलिफेंट और टाइगर तो लगभग कॉमन है। फिर कुछ स्पेशल एनिमल्स होते हैं जो वहीं की पहचान होते हैं। ठीक है, तो वो आपको देखना होता है। तो बाकी वेस्टर्न घाट इस तरह से हिल्स के मामले में, नीचे कार्डेमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियां। तो ये सीक्वेंस पूछते रहते हैं। ठीक है, हिल्स के नाम याद रखिएगा। ईस्टर्न कोस्ट में, ईस्टर्न घाट में पूर्वी घाट, पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश से शुरू होके पूरा नीलगिरी तक पूर्वी घाट चला जाता है। यहां पे भी तरह तरह की हिल्स हैं। यहाँ हिल्स को कोंडा कहते हैं, कोंडा। आंध्र तेलुगु भाषा में उसको कोंडा कहा जाता है। तो नालकोंडा, पालकोंडा, इस तरह के नाम मिलेंगे आपको, कोंडा लिखा रहेगा। हिल्स, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, जावादी की पहाड़ियाँ, शेवराय हिल्स, जावादी हिल्स। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, किस किस प्रकार की पहाड़ियाँ। तिरुपति बालाजी जो है वो पहाड़ियों के देवता, 7 पहाड़ियों के देवता, 7 पहाड़ियों के रक्षक, इसलिए उनको वहां पहाड़ी में उनका मंदिर बना हुआ, तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश। तिरुमाला, तिरुमाला, माला मतलब भी पर्वतमाला बोलते हैं ना हम लोग, पर्वतमाला, वो माला। तो सबसे रिचेस्ट गॉड, सबसे पैसे वाले हैं, खजाना काफी बड़ा है। ठीक है, तो हिल्स के नाम याद रखना है। और इनके बीच में है दक्कन का पठार। तो इधर हो जाएगा कोस्ट, फिर आ जाएंगे इधर आ जाएगा वेस्टर्न घाट, बीच में जो हिस्सा बचेगा उसको बोलेंगे दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटो।
तो दक्कन प्लेटों में कर्नाटक भी होगा, दक्कन प्लेटों में आंध्र प्रदेश भी होगा, तमिलनाडु का भी थोड़ा सा हिस्सा होगा, तमिलनाडु लगभग बहुत कम होगा। तो एक आप उधर से दक्षिण से चलें तो कोस्ट हुआ मालाबार कोस्ट, और इधर वाला नीचे ट्रावनकोर भी बोलते हैं इधर नीचे कोई, लेकिन क्या बताया था, कोरोमंडल, यस कोरोमंडल कोस्ट ये, और उसके बाद ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, और बीच का दक्कन प्लेटो, दक्कन का पठार। तो भारत का अध्ययन दक्षिण भारत का हो रहा है कि नहीं, हवा में करवा रहे हैं, बताओ। देखो आपके पास नक्शा है ना, तो आप लोग देख रहे हो तो ज्यादा अच्छे से हो पा रहा होगा। दक्कन का पठार काफी उपजाऊ पठार है ये भी। कुछ हिस्से में बारिश होती है, बस केवल वेस्टर्न घाट के नीचे नहीं होती, उसको रेन शेडो एरिया कहते हैं। तो वहां थोड़ा सा वेजिटेशन, बस उसके ऊपर चिकमंगलूर, कॉफी के लिए जाना जाता है, कर्नाटक का वो हिस्सा कॉफी के लिए जाना जाता है, चिकमंगलूर। कौन से बाबा की पहाड़ियां, कौन है? बाबा बुड़ान हिल्स, चिकमंगलूर के वहां नीचे देखो बाबा बुड़ान हिल्स दिख रही हैं। हाँ, सबसे भारत में सबसे पहला कॉफी उत्पादन वहीं हुआ था, और अभी भी सबसे ज्यादा बेस्ट कॉफी और ज्यादा कॉफी वहीं से निकलती है। तो कर्नाटक कॉफी के लिए भी जाना जाता है, खास करके बाबा बुड़ान हिल्स, चिकमंगलूर। तंबाकू, कॉफी, नीचे कावेरी बेसिन है, कावेरी आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी वाला केजी बेसिन बताया था आपको, केजी बेसिन। कृष्णा गोदावरी के बहुत झगड़े हैं, बहुत सारे, पोलावरम प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट। तो कृष्णा पे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, गोदावरी पे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, सब विवादित हैं, क्योंकि पानी के बंटवारे के झगड़े हैं, पोल्यूशन का पंगा है और लैंड एक्विजिशन का पंगा है, और लोगों के पुनर्वास की समस्या है, रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क को भी खतरा है। तो इस तरह की बहुत सारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है, वाइल्ड लाइफ को, एंडेंजर्ड स्पीशीज को खतरा भी है। ट्राइब्स, चेंचू और वो जो ट्राइब्स हैं, कोलेरू लेक, आंध्र प्रदेश के लेक में कोलेरू लेक भी है, पुलिकट के बाद कोलेरू, दिख रही कि नहीं? जिसके भी लास्ट में ऊ उच्चारण आता है, ऊ का, चेंचू, कोलेरू, कोनेरू नाम में भी, वो लगभग आंध्र प्रदेश होगा। तेलुगु के खुद के अंदर लास्ट में ऊ है, यू लगता है। तो थोड़ा सा अगर आपको पहचान करनी है तो, या कोंडा, जैसे पहाड़ी है तो कोंडा बहुत लगता है, या ला लगता है, नल्ला मल्ला। ये उधर अन्ना मलाई है, उधर नीलगिरी के पास में अन्ना मलाई, तो उधर मलाई अलग चीज है, इधर मल्ला है। नल्ला मल्ला की पहाड़ियां, पालकोंडा की पहाड़ियां, नालकोंडा की पहाड़ियां। तो गोंडा, कोंडा, तो ये शब्दों से भी पहचानना, कई बार है ना आपको आंसर नहीं आता, आपको पता नहीं ABCD में से क्या है, लेकिन आपको एक जनरल समझ है कि इसके नाम के आगे ये लगता है। तो कोनेरू हम्पी, वैसे तो हम्पी से ही समझ में आ जाता है, बट वो हम्पी वहां जाएगा, यहाँ कोनेरू, ठीक है। तो कोलेरू झील, कोलेरू, तो थोड़ा ऐसे अर्थ लगाइए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के हैं तो वो वाला माहौल तो आपको मिलेगा नहीं, तो नॉर्थ इंडिया वाले थोड़ा ऐसे तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि आप उतना जानते नहीं, वहाँ के लोग तो जानते हैं उस चीज़ को, एकदम से आइडिया लग जाता है कि ये तेलुगु है और ये आंध्रा है। बट आंध्रा भी अब दो हिस्से में हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, तो रायलसीमा एक क्षेत्र है यहाँ। तो रायलसीमा वाला क्षेत्र जो है, राय राजा कृष्णदेव राया विजयनगर वाले, तो राया की जो सीमा थी वो रायलसीमा, इसलिए रायलसीमा बोलते हैं उसको। राया की सरकार, तो कृष्णदेव राया को राया भी बोलते हैं। उनके फैमिली में नाम भी थे, राम राया, कृष्णदेव राया। ये नीचे तमिलनाडु में तंजावुर बहुत इंपॉर्टेंट है, तंजौर, राजराज प्रस्थ, बृहदेश्वर मंदिर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मंदिर बहुत हैं, मंदिर बहुत हैं और पैसा भी बहुत है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर उधर तिरुवनंतपुरम केरला में बहुत रिच है। उनके वॉलेट खुलवाए अभी कुछ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देके। बहुत रिचेस्ट गॉड है उनके, बहुत पैसा है। तो उन्होंने कहा नहीं इतना है तो कुछ ही वॉलेट खोलेंगे, तो कुछ ही वॉलेट खुले, पर उसमें ही बहुत पैसा निकला। अभी सुप्रीम कोर्ट और भी डिसीजन देंगे। तो भारत के पास बहुत सोना है, भारत कभी बर्बाद नहीं होगा मंदिरों और महिलाओं की वजह से। दोनों के पास बहुत सोना है, सबसे ज्यादा सोना मंदिरों में, दूसरे नंबर पे महिलाओं के पास। दोनों को सोना पसंद है, भगवान को भी और महिलाओं को। अमेरिका से भी ज्यादा है, चाइना से भी ज्यादा है। तो इकोनॉमी का चाहे जो जिसको जितना ट्रिलियन बोलते फिरो, असली में सोना हमारे पास है। ठीक है, इसलिए हमारे नेता भी बड़े कूल रहते हैं, चिंता नहीं करते। ठीक है, और प्रदर्शन भी नहीं करते हमारे। नहीं तो वो तो फोर्ब्स में और उसमें सूची बनाते फिरते हैं, इनके पास इतना, इनके पास इतना, ये पहले नंबर के, दूसरे नंबर के। हमारे गांव में कोई करोड़पति भी आदमी होता है तो कभी आकर के जताता नहीं है कि वो करोड़पति है, चुपचाप बैठा रहता है फटे कपड़े पहन के। और कई लोग चैलेंज करे तो तब भी नहीं बताता, वो बात ही नहीं करता ऐसा। कई लोग छेड़ते हैं तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, तो मना कर देता, नहीं मेरे पास कुछ नहीं। तो करोड़पति होता है। कई बार मरते समय बता के जाता है वो कि कितना कहाँ गड़ा हुआ है। मरते समय सब हमारे यहाँ बुजुर्गों के आसपास ही रहते हैं। लास्ट में बताता है, नहीं बताता है तो रिजर्व बैंक, भगवान के रिजर्व बैंक में जमा हो जाता है। फिर कभी खुदाई में निकलेगा वो 200, 300, 400 साल बाद कि पूर्वज इतने करोड़पति थे। निकलते हैं ना खुदाई में पैसा, वही तो निकलता है जो भूल जाते हैं बताना। लास्ट में सिस्टम काम करना बंद कर देता है, उसने सोचा लास्ट में बताऊंगा, और वो तो दिख नहीं रहा, उसको बताना है। जिसको बताना है वो दिखाई नहीं देता, तो फिर वो मन में रह जाता है। इसलिए भारत बहुत अमीर है और हमारे नेता बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो इकोनॉमी की चिंता नहीं करते हैं, ना डॉलर के सामने, ना रुपए, ना मुद्रास्फीति, ना कुछ। ये तुम अपना गणित अपने पास रखो। हमारे मंदिरों को, हमारे भगवान जिस दिन देना शुरू कर देंगे, सब ढेर हो जाएंगे। महिलाएं जब दिल खोल के निकाल देंगे, जैसा डिमोनेटाइजेशन में निकाला, तब भी बहुत पैसा हो जाएगा। घोषित रूप से जो सरकार आकलन करती है वही बहुत ज्यादा है, तो फिर अघोषित रूप से कितना होगा? और भारत में तो अघोषित ही ज्यादा होता है, जो आकलन लगाया जाता है वही बहुत ज्यादा है, तो उसका तो दुगना या 3 गुना ही होगा ना। तो इसलिए आप सबको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये है। और सारे अधिकांश अमीर जो मंदिर हैं वो सब साउथ में, दक्कन के पठार के उधर। दक्षिण में मंदिर बड़े रिच। ठीक है, तो बहुत भावना है लोगों में। तो आपको फसलें करनी है, नदियां करनी है, नेशनल पार्क करने हैं, ट्राइब्स करनी है,
बायोस्फीयर रिजर्व करने हैं, लेक्स करने हैं, ठीक है, फसलें करनी हैं, तो ये सब करना है। तो मैंने थोड़ा सा परिचय दिया है, ठीक है। महाराष्ट्र में इस तरह का ज़्यादा नहीं है, लेकिन दक्कन के पठार का ही भाग है और उपजाऊ ज़मीन है। मूंगफली की फसल महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तीनों जगह सबसे ज़्यादा है। शुगर कैन बहुत होता है, गन्ना, इसलिए चीनी की मिलें आपको महाराष्ट्र और यूपी में सबसे ज़्यादा मिलेंगी। कपास, कुछ हद तक कपास भी होता है। तो दक्कन ट्रिप, डेक्कन ओडिसी ट्रेन का नाम था, डेक्कन ओडिसी, जो कोंकण रेलवे पे चलते हैं, ठीक है। कुछ नेशनल पार्क यहाँ पे भी मिलेंगे, घाट मिलेंगे आपको, यहाँ घाट मिलेंगे, बड़े बड़े घाट मिलेंगे। महाबलेश्वर एक टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। महाबलेश्वर, महाबलीपुरम अलग है। महाबलीपुरम के दो नाम हैं, मामल्लपुरम और महाबलीपुरम। शी जिनपिंग को ले गए थे मोदी जी महाबलीपुरम, मामल्लपुरम, है ना। रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर यहां पर भी है, महाराष्ट्र में भी है, वहां पर भी है, बट वो रॉक कट आर्किटेक्चर अलग टाइप का है थोड़ा सा। यहाँ अजंता एलोरा में मिलेगा, औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में अजंता एलोरा, कैलाशनाथ मंदिर, उधर महाबलीपुरम के मंदिर, रथ टेम्पल, रथ मंदिर, अर्जुन रथ, भीम रथ, द्रौपदी रथ, धर्मराज रथ, कट इन आर्किटेक्चर, चट्टान को काट करके वहीं बनाया हुआ है। कुछ समझ रहे हैं ना। यहाँ इंपॉर्टेंट रिवर एक साउथ में तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा दो नदियों से मिलकर बना तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य की जब बात करते हैं तो वो उसी के किनारे पे था, तुंगभद्रा नदी, आंध्र प्रदेश में विजयनगर साम्राज्य। हम्पी के स्मारक थोड़ा देखिए सब जाकर के, मैं जितने भी नाम दे रहा हूं सारे प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न हैं, सभी क्वेश्चन है, ठीक है। नासिक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। त्र्यंबकेश्वर से कौन सी रिवर निकलती है? गोदावरी, यस। मेला लगता है, कुंभ का मेला, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है कि नहीं? तो ज्योतिर्लिंग भी है। तो आपको टूरिस्ट प्लेसेस भी देखने हैं जहां लोग घूमने जाते हैं, जहां धार्मिक महत्व के स्थान है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाले स्थान है, टूरिज्म के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सूरत है जैसे, नासिक भी, और भी। नासिक प्याज के लिए भी जाना जाता है, जैसे नागपुरम संतरा। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी यही जोड़ने, नाम भी उसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। ज्योग्राफी तो है ही है, भौगोलिक संकेत, तो वो सब भी जोड़ना है। ज्योग्राफी का स्टडी कैसे करना है समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे तो जानते हैं आप लोग, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ नए पॉइंट मिल रहे हैं आपको सोचने का, नया कुछ। गुजरात में सोमनाथ बहुत अच्छी जगह है, सोमनाथ। ऊपर द्वारका है, नीचे चले जाते हैं तो सोमनाथ। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में
गिरनार, गिरनार पर्वत, जैन तीर्थ गिरनार। नेमिनाथ जी की तपस्थली है। नेमिनाथ जो तीर्थंकर थे, नेमिनाथ भगवान कृष्ण के भाई माने जाते हैं। तो वो यहाँ कैसे आए? तो डेफिनेटली द्वारका, द्वारका में भगवान कृष्ण थे, यादव थे। तो एक तीर्थंकर ऐसे भी थे जैनियों के जो यादव थे, नेमिनाथ, भगवान नेमिनाथ, भगवान कृष्ण के ब्रदर, कजिन ब्रदर, और बाद में जैन हो गए थे और तीर्थंकर हो गए थे। तो गिरनार पर्वत इसलिए इंपॉर्टेंट। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में गिर नेशनल पार्क, इसी यहीं पर है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क, गिर के जंगल, गिर के जंगलों में गिरनार, गिर पर्वत, गिरनार पर्वत, वहां उन्होंने तपस्या की। यही हिस्सा अफ्रीका से जुड़ा होगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाले में पढ़ेंगे हम लोग कि यह हिस्सा अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। तो शेर वहां पे भी है, यहां पे भी है। इसलिए जब चीता को इंट्रोडक्शन की बात आई तो वो गिरनार में ही करना था, यानी कि गिर के जंगलों में ही करना था। क्यों करना था? क्योंकि शेर वहां पर भी है, लॉयन कहां पर? अफ्रीका में। और उसका वेजिटेशन ठीक वैसा ही है जैसा अफ्रीका का वेजिटेशन है। गिर का जंगल बिल्कुल अफ्रीका के नामीबिया, और नामीबिया तो उस कोस्ट पे है, लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का, केनिया, तंजानिया, ये लगभग ऐसा ही फ्लोरा फोना आपको गिर में मिलेगा, क्योंकि ये हिस्सा वहीं जाकर के फिट होता है, मेडागास्कर के वहां, ये वहीं जाके फिट होता है। तो कई करोड़ों साल से, मिलियंस ईयर बिफोर जो है वो आपको एक साथ मिलता हुआ दिखता है। इसीलिए तो वो वेजिटेशन है, वो फ्लोरा है और वो फोना है। कुछ शहर इधर रह गए, कुछ शहर उधर होगा। दुनिया के किसी कॉन्टिनेंट में तो नहीं है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेंगे, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में नहीं मिलेंगे, अंटार्कटिका पे नहीं मिलेगा, उधर आर्कटिक में नहीं मिलेगा, रशिया में नहीं मिलेगा। तो फिर कहाँ मिलेंगे? केवल गिर में मिलेंगे। तो फिर सबसे बेस्ट लोकेशन रीइंट्रोडक्शन चीता के लिए कौन सी होगी? लेकिन जब हम दावा कर रहे थे, तो मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो केंद्र सरकार भी तैयार थी। मोदी मुख्यमंत्री रहते मना कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, मध्य प्रदेश को देना होंगे। तो शेर का भी झगड़ा था, शिवराज का और मोदी का। शेर के बीच में भी एक झगड़ा था कि शेर हमको चाहिए। मोदी मना करते थे, यहाँ के शेर कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे गिर में। जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनके लिए तो मध्य प्रदेश और गिर दोनों एक ही हो गया। अब वो ये नहीं कह सकते मेरे गुजरात के मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने नया रास्ता निकाला, तुमको हम चीते दे देते। तुमको बड़ा शेर चाहिए, तुमको लगता है शेर यहाँ जिंदा रह जाएगा, तुमने यहाँ पर कुनो पालपुर में काफ़ी व्यवस्थाएं कर ली है, ऐसा है। तो चीता और शेर लगभग एक ही होता है। उन्होंने ऐसा समझा दिया, बच्चे को जैसे समझाते हैं ना, वैसे होता नहीं है, अलग अलग है। पर उन्होंने कहा ये पकड़ो तुम, और उन्होंने कहा मैं खुद छोड़ने आऊँगा बाड़े में। तो खुद भी आए। तो ये दो तरह की राजनीति, दो तरह की राजनीति। बच्चा अगर कोई कीमती चीज मांग रहा है तो उसका ध्यान बटाए, बाजार में चॉकलेट दिलाने ले जाते हैं ना अंकल खुद। तो ये शिवराज अंकल, शिवराज को मोदी अंकल चॉकलेट दिलाने ले गए। चीता पकड़ा दिया। रीइंट्रोडक्शन साइट, तो चीता रीइंट्रोडक्शन साइट, बेस्ट साइट कहाँ है? गिर के जंगल, गिर। और वो दोनों साथ रह लेते क्योंकि वहां पे भी रहते हैं। तो शेर को देख के उसको भागना आता है। कुनो पालपुर के जो जानवर हैं उनको देख करके चीता को भागना नहीं आता। मतलब किसका शिकार करना है और किससे बचना है, इसकी आदत गिर में है उसको, यहां नहीं है। यहां आप शेर ला रहे थे लेकिन चीता नहीं ला रहे थे। तो चीता रीइंट्रोडक्शन पर काफ़ी चीज़ें आएंगी कि देश के कौन कौन से जगहों पर टाइगर रीइंट्रोडक्शन होना है, क्योंकि वहाँ टाइगर नहीं है तो वहाँ टाइगर लाना है। कहाँ पर लॉयन, तो लॉयन तो वो देते नहीं मोदी जी, वो सोचते हैं कि शेर केवल गुजरात में ही होता है।
वो बाहर होने लगेगा तो फिर गुजरात की विशेषता कम हो जाएगी, लोग कहेंगे हमारे यहाँ पे भी शहर है, तो फिर प्रधानमंत्री का दावेदार हो जाएगा। तो शिवराज कहीं प्रधानमंत्री के दावेदार ना हो जाए, आया समझ। तो मोदी के बाद में अमित शाह ही रहेंगे प्रधानमंत्री के दावेदार, और अगले गृह मंत्री वित्त मंत्री जय शाह। ठीक है, तो ये है फ्यूचर हमारा, गुजरातियों के हाथों में रहेंगे हम लोग। चीता के आने के बाद ये तय हो गया है। ये मैसेज अभी सबको समझ में नहीं आता, चीता वीता क्यों लाए। उनको लगता है मोदी जी खुद चीता छोड़ने आए, मतलब कितनी बड़ी बात है। वो अंकल टॉफी दिलाने लाए थे क्योंकि बच्चा रो रहा था, कीमती चीज मांग रहा था, इसलिए समझो उसकी, इसकी डिप्लोमेसी अलग है, अलग ही राजनीति है। तो चीता में भी राजनीति है, वो आपको समझ में आ गया ना। अब गिर नहीं बोलोगे, बिल्कुल आखिरी में दक्षिण गुजरात, बिल्कुल आखिरी पेनिनसुला है, वो एक तरह का प्रायद्वीप निकला हुआ है, छोटा प्रायद्वीप कह सकते हो उसको। खंबात की खाड़ी दिखती है पास में, खंबात की खाड़ी। ऊपर ओखा दिख रहा होगा खंबात की खाड़ी में, जोलॉजिकल स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ओखा है। ओखा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, उसके ऊपर की तरफ, बिल्कुल टिप पे, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे टिप पे, इधर इधर। कौन सा गल्फ है? गल्फ ऑफ कच्छ के वहां कोने पे ओखा। काफी अलग फोना है वहां का, फिश फोना अलग है, अलग, बहुत ही दुर्लभ प्रकार की मछलियां, बहुत ही दुर्लभ प्रकार के समुद्री जानवर मिलते हैं। तो स्टडी, एनिमल स्टडीज के लिए मराइन फिशरीज और मराइन एनिमल स्टडीज यहाँ काफी होती है। मराइन स्टडीज के लिए लोग जाते हैं ओखा में। ऊपर कच्छ का रन ऑफ कच्छ, ट्राइब्स भी हैं वहाँ, एनिमल्स भी हैं, ब्लैक बक है, वाइल्ड एस है, एशियाटिक वाइल्ड एस, सफेद रंग का बड़ा गधा होता है, काफी प्रसिद्ध है। और नमक के लिए जाना जाता है, सॉल्ट। समुद्र किनारे जाके दांडी में नमक बनाया था गांधी ने, तो कच्छ नमक के लिए भी है, बहुत सारी चीजों के लिए है। ठीक है, तो गुजरात में भी रीजन तैयार कीजिए, किसको काठियावाड़ कहते हैं, काठियावाड़ रीजन कौन सा है, बनासकाठा रीजन कौन सा है, साबरकाठा कौन सा है। काफी तीर्थ स्थान है गुजरात में, बहुत सारे तीर्थ स्थान है, काफी धार्मिक भावनाएं हैं गुजरात में। इसलिए नोट पे लक्ष्मी गणेश जी भी लिया है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि गुजरात में चुनाव है। ठीक है, हिंदू धर्म के प्रति काफी आस्था है और प्राचीन काल से पर्यटकों के लिए, व्यापारियों के लिए आकर्षित करने वाला स्थान है। अंग्रेज भी, पुर्तगाली भी, सभी लोग आना चाहते थे, विदेशी व्यापारी सब गुजरात आना चाहते थे। गुजरात प्राचीन काल से रईस राज्य है, काफी पैसे वाले लोग हैं। विदेश व्यापार से संबंध, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से, लोथल में डॉकयार्ड मिला था, बंदरगाह मिला था लोथल में उस जमाने में। तो इंडस वैली में ऊपर तो आप देखते हो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और वो कैसे हैं, नदियों के किनारे, लेकिन यहाँ समुद्र के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, लोथल। तो इंडस वैली की साइट्स आपको गुजरात में मिलेंगी, धोलावीरा, धोलावीरा। तो प्राचीन काल से, प्राचीन मतलब एंशियंट, बिल्कुल ही 3000 4000 BC में, बहुत बड़ी बात। तब दूसरे देशों में जाते थे,
तब दूसरे देशों की बात करते थे। वहाँ की करेंसी यहाँ मिलती है, वहाँ के बने हुए सामान मिलेंगे मेसोपोटामिया के और उधर के। तो पूरी दुनिया में स्टोन मिलते हैं, दुर्लभ स्टोन, करेंसी सब मिलती है, कॉइन्स और वो सब, चूड़ियाँ, बहुत सारी चीज। तो इसलिए गुजरात ठीक है। बाकी राजस्थान ऊपर आएंगे तो राजस्थान है। राजस्थान में भी काफी धार्मिक भावनाएं हैं, और मैं कहूंगा कि धार्मिक कट्टरता भी है, क्योंकि राजपूत जो थे वो हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में भी रहे। इसलिए गुजरात में आकर के सोमनाथ पे हमले हुए, लेकिन राजस्थान के बहुत सारे मंदिर बचे रहे, बहुत सारे मंदिरों पे हमला नहीं हो पाया, वहां मूर्तियां भी बचे रही, मंदिर भी बचे रहे राजपूतों की वजह से। तो राजपूत राजाओं ने, क्षत्रिय राजाओं ने बचा के रखा राजस्थान को। और हिंदू धर्म काफी फला फूला, जबकि नदियां नहीं थी ज्यादा, नदियां, हरियाली, पेड़ नहीं है, लूनी नदी, सूखी नदियां हैं जो 12 नदियां नहीं है, बारिश में होती हैं फिर खत्म हो जाती। बनास नदी है जो चंबल की सहायक नदी है, बनास, उसके किनारे कुछ मेवाड़ की सभ्यताएं विकसित हुई, और वो थोड़ा हरियाली थी, थोड़ा बहुत फर्टाइल लैंड था, पर वो चंबल में जाके मिल जाती है। सवाई माधोपुर एक जगह है जहां पर बनास नदी जाके मिलती है, सवाई माधोपुर। जहां पर रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, काफी अच्छा नेशनल पार्क माना जाता है, टाइगर दिख जाता है वहां लोगों को। अलवर के पास में सरिस्का एक नेशनल पार्क। तो राजस्थान की यात्रा सरिस्का की वजह से, नेशनल पार्क में रणथंभौर की वजह से, केवला देव नेशनल पार्क भरतपुर, तो दिल्ली से लगा हुआ अलवर भरतपुर वाला इलाका मेवात कहलाता है। मेवात, राजस्थान का मेवात, MEWAT, मेवाड़, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, उदयपुर, ये सारा मेवाड़ कहलाता है। राणा प्रताप वाला हिस्सा, ऊपर मारवाड़ कहलाता है, जोधपुर ऊपर वाला, पाकिस्तान से लगा हुआ हिस्सा, और वो मारवाड़। और कुछ तो रन ऑफ कच्छ का ही पार्ट हो जाएगा बिल्कुल आखिरी में, गुजरात से लगा हुआ तो रेगिस्तान। और ऊपर वाला शेखावाटी, जयपुर के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां पर शेखावाटी, सांभर झील, सांभर लेक। अजमेर के पास में आपको मिलेगा ऊपर पुष्कर तीर्थ मिलेगा, पुष्कर, हिंदू तीर्थ स्थान पुष्कर। नीचे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए जाना जाता है अजमेर। अजमेर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। अजय मेरू, अजय राजा अजय राज सिंह के नाम से अजय मेरू था, तो अपभ्रंश होते हुए वो अजमेर हो गया। पुराना नाम था अजय मेरू। तो चाहमान राजा थे, चौहान राजा, चौहान चाहमान जो थे, पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली के शासक भी बने थे। तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कभी दिल्ली रही, कभी अजमेर रही, बीच में कन्नौज था। जहां पर कौन सी नदी आकर के गंगा से मिलती है, गंगा की सहायक नदी राम गंगा, कन्नौज में। ऊपर से गंगा की सहायक नदी, लेफ्ट साइड से गंगा में, लेफ्ट बैंक रिवर के रूप में गागरा नदी, जिसको अयोध्या में सरयू कहते हैं। गग्गर या गागरा नदी जो है वो, गग्गर अलग है, गागरा, गग्गर तो सरस्वती का नाम था,
अयोध्या में सरयू कहा जाता है, नेपाल से आती है घाघरा नदी। तो ये सब पढ़िएगा, नदियों का जाल पूरा समझिए। मैं पढ़ाऊंगा ड्रेनेज सिस्टम, एक बार और कराऊंगा, तब नदियां फिर से करा देंगे, लेकिन अभी आपको मैंने एक परिचय दिया। तो धार्मिक तीर्थ स्थान जो है वो राजस्थान में क्षत्रियों की वजह से बचे रहे। हिंदू धर्म काफी फला फूला पूरे देश में। जब वो उतना जहां स्ट्रगल हो रहा था वहां राजस्थान में ज्यादा दिक्कत नहीं थी। तो औरंगजेब से बचा करके श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में बिठाए गए। औरंगजेब जब मूर्तियों को तोड़ रहा था और मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे दबा रहा था, तो औरंगजेब को हिंदू धर्म का दुश्मन माना जाता था। अकबर को इसीलिए लोग मानते हैं कि वो सहिष्णु राजा था, टॉलरेंट था, सेक्युलर था। इसलिए मानते हैं क्योंकि उसने मंदिरों को गिराना या मूर्तियों को इस तरह से तोड़ के अपमानित करने वाले काम नहीं किए, बल्कि ऐसा कहा जाता था कि उसकी एक रानी हिंदू थी और वो खुद ही घर में पूजा पाठ करते थे। तो अकबर के महल में ही पूजा पाठ चलते थे हिंदू। तो इसलिए अकबर के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक सेक्युलर राजा था और वो इस तरह का राजा नहीं था, इस तरह का बादशाह नहीं था। लेकिन औरंगजेब जो था वो उसकी धार्मिक नीति हिंदुओं के बिल्कुल विरुद्ध थी। जबकि उसका एक बड़ा भाई दारा शिकोह हिंदू धर्म के संतों के साथ ही बैठता उठता था और उपनिषद, गीता और यही सब पढ़ता था। उनके अनुवाद किए उसने खुद ने भी और दूसरों से करवाए भी। तो सूफी संत या सूफी सिलसिला जो होता है वो हिंदू धर्म के काफी नजदीक हो जाता है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, साधु हैं, तो हिंदू धर्म में जो लोग आश्रम बना करके गुरु लोग जो रहते थे, ठीक वैसा ही सूफी संत आश्रम बना के रहते थे। उनके आश्रम को खानका कहते थे, खानका। तो ऐसी खानका आपको फतेहपुर सीकरी में मिलेगी, यूपी में, आगरा के पास में। शेख सलीम चिश्ती और उनके पोते या उनके दादा हैं, पोते हैं, वो बैठे हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती वहां पर अजमेर में। तो शेख सलीम चिश्ती और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्तिया सिलसिला, चिश्तिया स्कूल, सूफीज्म का चिश्तिया स्कूल, ये दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। और ये व्यक्ति इतने इंपॉर्टेंट हुए कि लोगों को इनके पास जाकर के समाधान मिलता था, प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखती थी। आप भी कलेक्टर हो जाएंगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व ही करेंगे। ठीक है। मैंने जब प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू की, लगभग 20,000 लोगों की समस्याएं सुनी, तो मैंने 20,000 लोगों की समस्याएं नहीं सुलझाई, मैंने कुल 700-800 लोगों की समस्या सुलझाई होगी। वाकई में हार्ड, असली में जिसमें मैंने हार्ड वर्क किया, पीछा पकड़ा। बाकी तो शिकायत लिख देते थे, काम हो जाता था। तो 20,000 में से 5,000 की तो शिकायत लिखने पे काम हो गया होगा, लेकिन 700-800 का काम कराने के लिए पीछे पड़ना पड़ा, थोड़ा फोन करने पड़े, बार बार लिखना पड़ा, ट्रिक लगानी पड़ी, हथकंडे अपनाने पड़े, बहुत कुछ करना पड़ा। लेकिन 10 से 12,000 15,000 लोगों की समस्या तो ऐसे ही सॉल्व हो गई। वो आए, प्रॉब्लम रखी उन्होंने, 2-3 दिन बाद सॉल्व हो गई, क्योंकि वैसे ही हो जानी थी। वो बस वो परेशान थे, इसलिए बात कहना चाहते थे। तो अभी जो ये पैदल यात्रा राहुल गांधी कर रहा है, तो उसमें वो यही बात कर रहा था कि लोग आकर के हम उनकी प्रॉब्लम कितनी सॉल्व कर पाएंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सुन लेते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इतने बड़े आदमी को हमने बात बता दी है। उससे उसको हौसला आ जाता है। उसके बाद कई बार वो खुद ही कर जाता है। वो सोचता है हमने उनको तो बता ही रखा है, अब हम कोशिश करके देखते हैं। जैसे आप ताला खुलवाने वाले को, चाबी वाले को बुला के आ जाते हो, फिर चाबी लेके खुद ही ट्राई करते हो, तो इस बीच में खुल भी जाता है। फिर उसको बोलते हो धन्यवाद आप आए हो, लेकिन आपका कोई काम नहीं है। तो मुझे 20,000 लोगों की समस्याएं सॉल्व करने का मौका मिला, बट मैंने 5,000 पे ही काम किया। उसमें से भी सबसे ज्यादा काम 700-800 लोगों पे किया, जिसमें मुझे वाकई पसीना आया।
लेकिन 20,000 का क्रेडिट मिल गया। तो आप प्रॉब्लम सुनोगे तो सॉल्व अपने आप होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। जैसे कोई आदमी परेशान है कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, यूनिवर्सिटी ने 2 महीने से रिजल्ट नहीं निकाला। अब आप आज मेल कर रहे हो वाइस चांसलर को, और कल तो रिजल्ट आने ही वाला था क्योंकि वो तैयार था, और कल तो अपलोड होने वाला है, और आपने आज मेल मारा, रिजल्ट आ गया, तो कोई आपके मेल से थोड़ी आया रिजल्ट, वो तो आने ही वाला था ना। मेल नहीं भी करते तो भी कल रिजल्ट आने वाला था, पर क्रेडिट मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि उस समय में जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के सूफी संतों के पास, धार्मिक संतों के पास, हिंदू धर्म के गुरुओं के पास जाते थे, तो उनकी प्रॉब्लम भी ठीक इसी तरह से सॉल्व होती है। और जब लाखों की संख्या में लोग जाते हैं तो लाखों की संख्या में प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो क्रेडिट भी लाखों की संख्या में मिलेगा। तो लोग ऐसे आदमी को बड़ा मिस करते हैं कि अगर वो जिंदा होते तो हम उसके पास चले जाते। तो वो क्या करते हैं कि उनको दफना देते हैं, दफना देंगे तो कब्रिस्तान हो जाएगा, तो वो बोलते नहीं, कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे इसको, क्योंकि कब्र तो है, लेकिन ये कब्र भी प्रेरणा स्रोत बने, यहां से प्रेरणा मिले। कब्र के ऊपर भी आकर के अगर कोई कहे कि मेरी ये समस्या है, तो सॉल्व तो उसी तरीके से होगी जो मैंने फॉर्मूला बताया। तो ढेरों लोगों की प्रॉब्लम तो अभी भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो होनी है, सॉल्व तो होनी। प्रॉब्लम, समस्या, प्रॉब्लम होती है सॉल्व होने के लिए, तो प्रॉब्लम वो वहां रखते हैं, सॉल्व हो जाती है, तो क्रेडिट जो है बाबा को ही जाता है। बट वो कब्रिस्तान नहीं है। थोड़ा सा अगर जब हम सभ्य समाज में ये हम कहें कि उस समय के पढ़े लिखे लोग नहीं थे, भावुक थे, तो उन्होंने इस तरह से कब्रों को पूजना शुरू कर दिया। लेकिन ये भावना है लोगों की कि इतना अच्छा व्यक्ति जिसका मन साफ था, जो लोगों की समस्याएं सुनता था, वो ये भी नहीं देखता था कि ये हिंदू है या मुसलमान है, किसकी समस्या है, वो सबको आशीर्वाद देता था, सबको कहता था जाओ तुम्हारा। साईं बाबा भी ऐसे ही हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी ऐसे ही हैं, दोनों ऐसे ही संत हैं। ऐसे ही रामदेव पीर जो होते हैं, रुनीजा, राजस्थान में एक रुनीजा जगह है, जोधपुर के पास, जैसलमेर के पास, वहाँ जो बाबा रामदेव हैं उनको कई लोग पीर भी बोलते हैं। ये वाला योग वाला बाबा रामदेव नहीं, वो वाला, ये तो और समस्या पैदा करने वाला है ना। लोगों के दांत खराब कर दिए, पता नहीं क्या क्या कर दिया दंत कांति से। वो सारे डेंटिस्ट यही बोलते हैं दंत कांति किया था। जब जो भी कोई दांत की अब भोपाल के सारे डेंटिस्ट से एक ही लैंग्वेज सुनोगे, किसी के पास चले जाओ, ऐसे ही जाके पूछा ना, सर मेरे दांत खराब, फीस मत देना, ऐसे ही बोलना मेरा दांत खराब है, तो वो वैसे ही बोल पड़ेगा दंत कांति किया था। पहले मैं वो विको वज्रदंती भी बहुत अच्छा मानता था, लेकिन वो और दंत कांति दोनों एक जैसे ही है। जो भी आयुर्वेदिक में बहुत ही दावा करता है कि हम बिल्कुल चमका देंगे, है ना, तो वो सब ऐसे ही होता है, वो चमकता नहीं है, वो घिस जाता है, बाद में जाके थोड़ा सा रह जाता है दांत, धीरे धीरे गायब भी हो जाता है। तो ये वाले नहीं, वो बाबा रामदेव बहुत जबरदस्त है, जिनके लोग पैदल यात्री तीर्थ यात्रा करते हैं, वो सेक्युलर है, काफी सेक्युलर। तो वो सब, ये सब इसी प्रकार के संत हैं कि इनको मरने के बाद भी लोग जो है अपनी प्रॉब्लम के लिए पीछा पकड़ के रखे। उनको लगा कि आप ऐसे मर कैसे सकते, हमारी प्रॉब्लम तो रखी हुई है, और आप चले गए। अब हम वहां आकर के कहेंगे, आपको सुनना पड़ेगा, आपकी कब्र में बोलेंगे। उन्होंने भी समाधि ली है, रामदेव ने भी, ये भी समाधि वाले। तो जितने भी समाधि वाले हैं, ये तो समाधि नहीं है, ये तो मरने के बाद कब्र में गए थे, लेकिन उनकी कब्र पे लोग जा करके फूल चढ़ाते हैं, दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त तीर्थ है। और पंडा टाइप व्यापार वहां पे भी देखा मैंने। जैसे पंडा हमारा बैठा होता है गंगा किनारे और गया में और हरिद्वार में, मथुरा में, काशी में, पंडे जो होते हैं वो लूटते हैं पूजा पाठ के नाम पे, पूर्वजों को सदगति देने के नाम पे। कोई मर जाता है तो वो एक तो गंजा यहाँ आदमी होता है, दूसरा गंजा वो पैसे से कर देते हैं वहाँ। तो हमारे हरिद्वार में शांति कुंज में उसकी व्यवस्था रखी हुई है, पिंडदान की और वो सब तर्पण की व्यवस्था वहाँ रखी हुई है, अस्थि विसर्जन की। तो हमारे गायत्री परिवार के लोगों को तो हम गंगा किनारे वहाँ हर की पौड़ी पे करने नहीं देते हैं, वहीं बेचते हैं। बाहर के भी खूब लोग आते हैं और वहाँ
रुकने की व्यवस्था भी होती है, खाने की भी होती है, और श्रद्धा से जो दान देते हैं वो ले लेते हैं। कोई मांगने वाला झंझट नहीं होता। पंडा तो आपका सब रखवा लेता है। तो एक बार हमारे मित्र के साथ हमको भी जाने का मौका मिला, तो वहां हमने देखा कि दरगाह पे भी यही झंझट है। वहां पे भी फूल माला चादर सबका प्राइस, और उस पे फिर वो बोलता है लाओ मैं चढ़ाता हूं, इतना पैसा दे दो। हमने कहा कोई सा भी धर्म हो, ये झंझट सबके साथ है। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं बचा है। पैसे की लूट पट्टी। तीर्थ यात्रा के साथ में एक ये प्रॉब्लम है। तो आपको तीर्थ स्थान बताया, उसके साथ कौन सा बताया था? एलपी विद्यार्थी का। एलपी विद्यार्थी का कौन सा कंसेप्ट था? सेक्रेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। सेक्रेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक पंडा पुजारी टाइप स्पेशल पर्सनालिटी, यानी स्पेशल पर्सन का होना बहुत जरूरी है। मंत्रोच्चार का वातावरण होना बहुत जरूरी, यानी कोई न कोई म्यूजिक वगैरह। तो वहां पे भी दरगाह पे भी अल्लाह का या अल्लाह अल्लाहू वगैरह कुछ न कुछ बजता रहता है। ऐसा साउंड बजना भी बहुत जरूरी है, उसके बिना कोई जेब खाली नहीं करता। तो गंगा जी की आरती, गंगा जी के भजन, ये साथ में बजना बहुत, केवल आदमी से नहीं होता। फिर आदमी के तिलक छापे और उसकी यूनिफॉर्म कपड़े, ये भी बहुत जरूरी है। मंत्रोच्चार जरूरी है। और एक एटमॉस्फेयर मंदिर वाला, मूर्ति ये वो बहुत जरूरी। फिर गंगा घाट हो तो फिर क्या कहना है। तो वहां तो आदमी सब कुछ निकाल देता है जेब में से। तो ये सब मिलकर के सेक्रेड कॉम्प्लेक्स। ललिता प्रसाद विद्यार्थी की सोशियोलॉजी में थ्योरी है, एंथ्रोपोलॉजी में थ्योरी है। ठीक है, लिखना पड़ेगी आपको कहीं न कहीं। इंडिया की विशेषता है। और बोध गया, हिंदू तीर्थ बोध गया, उसी का एग्जाम्पल है उनका। हिंदू तीर्थ हिंदू गया, सेक्रेड कॉम्प्लेक्स हिंदू गया। चैंटिंग भी जरूरी है, और यूनिफॉर्म, एटमॉस्फेयर, वो सब। तब जाके विश्वास आता है और तब पैसा देता है आदमी। ठीक है, तो धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत से लेकर के यहां तक। ठीक है ना, ये सब कमजोर मन मस्तिष्क के लोग, अनपढ़ लोगों के लिए, नॉन साइंटिफिक सोच, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, जिनने पढ़ाई लिखाई नहीं की, उन सब लोगों के शोषण की व्यवस्था है। थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड है, क्योंकि उधर जंगलों में जाएंगे तो आदिवासी वो झाड़ फूक करते हैं और खून पीते हैं और वो करते हैं, तो थोड़ा सा वो एकदम बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप्ड है और लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। थोड़ा सा घिन भी आती है और गुस्सा भी आता है। लेकिन ये ऐसा है कि इसमें पढ़ा लिखा आईएएस आदमी भी अगर चप्पल खोल करके सीढ़ियां चढ़ के जाता है तो उसको अच्छे वाले मंत्र सुनने को मिलते। हो अल्लाह नहीं होता, जबरदस्ती कोई पानी या खून छिड़कते हुए नहीं दिखता। तो काफी सभ्यता के साथ तो ये सोफिस्टिकेटेड रिलीजन है, बट जेब काटने का बड़ा अच्छा माध्यम है। ठीक है ना, बड़ा माध्यम। और केवल पालन पोषण के लिए नहीं है, वो वहां के माफिया डॉन है। वो वहां के माफिया और डॉन है, सारी होटल इंडस्ट्री, सारा वो। उसके बाद क्राइम लिस्ट में भी सबसे बड़े वही है। वहां के लोकल थाने में जाके देखेंगे तो टॉप 10 क्रिमिनल निकालेंगे तो वो पंडे ही हैं, जिन्होंने मर्डर से लेकर के फिरौती, ये वो, ब्लैकमेलिंग वगैरह सब, चोरी डकैती, सब में उन्हीं के नाम। तो बात ये है कि केवल ऐसा नहीं कि ये तो सर्वाइवल के लिए है, बेचारा वो अगर ये ना करेगा तो पेट कैसे भरेगा। पेट नहीं है, वो क्रिमिनलाइजेशन हो गया उसका। क्योंकि अतिरिक्त पैसा जब भी आएगा तो क्राइम करने की मसल पावर आती है। ज्यादा पैसा मतलब मसल पावर, और मसल पावर मतलब क्राइम। क्योंकि उसके बच्चे को 50 लाख की गाड़ी दिला सकता है ना, जो बहुत तेज भागती है और कई लोगों को कुचल सकती है। वो सामान्य आदमी नहीं कर पाएगा, उसके पास अतिरिक्त पैसा आएगा तो वो करेगा। फिर किसी की भी हत्या कर देगा, क्योंकि थाने को खरीदने की ताकत है, जज को सेट करने की ताकत आ गई, फलाना मंत्री को चंदा दिया था, फलाना विधायक को चंदा दिया था। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी आ गया समझ में। इसलिए अनायास, स्पॉन्टेनियसली, अननेसेसरी, अनड्यू और एकदम से पैसा किसी के पास नहीं आना चाहिए। बिना मेहनत के अचानक से पैसा किसी के पास नहीं आना चाहिए। जिसके भी पास आएगा वो क्रिमिनल बनेगा। आ गया समझ। पैसे का और क्राइम का सीधा संबंध है। ज्यादा पैसा मतलब क्रिमिनल, क्राइम। क्लियर थ्योरी?
तो कहाँ चले थे और कहाँ पहुंच गए। हमारी क्लास में ऐसा ही होता थोड़ा। ठीक रहा कि नहीं? तो ये पूरा एक विशेष साइकिल है। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। ओम द्यौ शांति।